तो हमें क्या करना है यहाँ पर बच्चों, जो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है वो इतना होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाता है, तो हम कहेंगे कैसा बिहेव करेगा ये। हाँ, तो चलो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे। वी विल मॉडिफाई द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वेशन फर्स्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसा एक्सप्रेस हो सकता है, देखिए यहां मैं क्या करूंगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, बोलो कर दे। यहाँ 4 पाई हो जाएगा, i इंटू 2 पाई क्या आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर 3/2। अगर मैं यहाँ पे ये जो रेडियस है, ध्यान देना, रेडियस ये कैपिटल आर स्मॉल आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, बोलो अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के कंपेयर में क्या हो, बहुत छोटा हो, तो उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से और भी बहुत छोटा हो जाएगा। सही बात है। अगर मैं कहूँ 0.5 छोटा है 5 से, तो 5 का स्क्वायर करिए, 0.5 का स्क्वायर करिए, कौन बड़ा रहेगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 0.5 का स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, कितना होगा, 0.25 हो जाएगा। एम आई राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका स्क्वायर बहुत छोटा होगा इसके स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ एक अजम्पशन में ही लिखेंगे कि इफ आर स्क्वायर इज, एक मिनट, आर इज very very less than small r, so r square will also very small to compare r square। तो इस पूरे के प्लेस पे हम सिर्फ r square लिख सकते हैं। It implies that r square plus small r square, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, सिर्फ r square। क्लियर। तो यहाँ पे r square रखेंगे, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, किसको, कैपिटल R स्क्वायर को नेग्लिजिबल करेंगे। तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0/4 पाई। अच्छा, ये जो पाई आर स्क्वायर है, इस सर्कुलर लूप का क्या है, एरिया है, एंड एरिया बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे 2IA अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 क्या होगा, मर जाएगा। तो B कितना आएगा, μ0/4 पाई 2IA अपॉन आर क्यूब। क्या आपने ये कुछ पढ़ा है, I इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पढ़ाए होंगे आप लोग को, याद होगा शायद। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क जब पढ़ा रहे थे, NIAB, तो NIA क्या लिखे थे, M। तो यहाँ IA क्या लिखेंगे, M। तो M बराबर IA, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, μ0/4 पाई 2m/r³। बोलो आया कि नहीं आया। इतना ही मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर मिल रहा है इस लूप के कारण, और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये भी है डाइपोल का कारण। बोलो तो क्या उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है, है ना। तो आप ये कह सकते हो, दिस शोज दैट करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया है। अब इसके बाद की जो हेडिंग है क्या, इलेक्ट्रॉन का हम मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन का
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो एक करंट फ्लो होगा। बोलो, फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, करंट तो ही कहते हैं ना, कि कुछ और कहेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट में करंट फ्लो होता है। यही बोलते हो, हाँ यही बोलते हो, है ना। कोई अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अगर अराउंड, ये न्यूक्लियस है और यहाँ से आर रेडियस, कितना रेडियस का, आर रेडियस है, सर्कुलर पाथ है, और इस पर v स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, और रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। इलेक्ट्रॉन है ये, जिसका अपना कुछ मास है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, स्मॉल e है। जब ये रिवॉल्व करेगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो एक करंट फ्लो होगा, है ना। क्या फ्लो होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया, ऐसे मोशन किया, तो करंट इसके अपोजिट मूव करेगा, है ना। और ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा, मतलब जितना रिवॉल्यूशन करेगा उतना करंट ये कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये एक करंट लूप जैसा व्यवहार करता है कि नहीं। कैसा व्यवहार करता है ये, करंट लूप, क्योंकि जो इसके कारण करंट आएगा इधर, है ना, वो करंट कैसा होगा, एक लूप बनाएगा। कैसा बनाएगा, लूप। तो आप ये कह सकते हो स्टेटमेंट में कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ करंट लूप, और जब करंट लूप होगा तो इसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल जैसा व्यवहार करता है। ये भी हमने पढ़ाया था जस्ट इसके पहले, है ना। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ करंट लूप। कैसा व्यवहार करता है, करंट लूप, ठीक है, करंट लूप। एंड इट हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट, इसके पास क्या है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का तरीका है m इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो जब भी लूप के कारण या लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो करंट इंटू क्या करेंगे, एरिया कर देंगे, है ना। और डाइपोल का निकालते हैं तो पोल स्ट्रेंथ इंटू उनके बीच की डिस्टेंस कर देते हैं, है ना। तो दोनों का अलग अलग यूज़ है। क्लियर। या लूप के लिए यूज बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये लूप जैसा व्यवहार करेगा, और लूप अगर है तो अपना मैग्नेटिक डाइपोल जैसा व्यवहार करेगा, है कि नहीं, जो कि हमने भी पढ़ा है अभी पहले। क्लियर। तो अब बताइए इसमें करंट कितना आएगा, अगर एक रिवॉल्यूशन करेगा तभी करंट आएगा, है ना। तो करंट इन वन रिवॉल्यूशन, हम वन रिवॉल्यूशन की ही बात करेंगे। तो I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम Q/T से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, और एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगा वो है टाइम पीरियड। क्लियर। I/T। और एरिया कैसे निकालेंगे, रेडियस R है तो सर्कुलर फॉर्म है तो πr², है ना। एरिया इक्वल टू πr²। ये दोनों वैल्यू वहां पर हम पुट करेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट m E/T πr²,
इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या यही होगा मैग्नेटिक मोमेंट? होना तो यही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि इसका स्पीड है v, तो एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना डिस्टेंस होगा, इसका सरकमफ्रेंस, स्पीड v है, टाइम कितना लगता है, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे कितना, 2 पाई r बाई कैपिटल T, तो यहाँ से कैपिटल T निकाल सकते हैं ना बेटा, तो 2 पाई r बाई क्या आ जाएगा, v। थर्ड नंबर, इस t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड, कैपिटल M इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r अपॉन v इंटू पाई आर स्क्वायर। v का मल्टीप्लाई e के साथ में होगा, पाई से पाई मर जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, ई वी आर बाई 2। यही आएगा मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इक्वेशन नंबर 4। तो नोट करिए इसे वीडियो स्टॉप करके। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू ई वी आर बाई 2। अच्छा, कोई आपसे पूछे इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, करंट किधर होगा, करंट किधर होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट अपोजिट जाएगा, तो हम राइट हैंड जब क्या रखेंगे, थंब रूल, तो करंट को हम कर्ल फिंगर की डायरेक्शन रखेंगे, मतलब कर्ल फिंगर इधर है, ये करंट को शो कर रहा है, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है ना भाई? राइट हैंड थंब रूल लूप के लिए क्या करते हैं, जो फिंगर्स होते हैं इनको करंट के डायरेक्शन रखेंगे, तो करंट किधर है हमारा, ऐसे है, तो ऐसे रखो, तो थंब किधर जा रहा है, राइट हैंड लो, ऐसे लो, करंट ऐसे जा रहा है, देखो, अरे राइट हैंड अपना घुमाओ ऐसे, राइट हैंड कौन है, तो इसको ऐसे ले जाओ, रखो, ऐसे रखो, हाँ, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। क्लियर है ना इस केस में? क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का अपना मास भी होता है, रेडियस भी है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है कि नहीं होता? ये बोहर ने बताया है ना, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? वो भी निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब क्या करेंगे कि पार्टिकल जिधर मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ रहेगा। क्लियर? तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, चेंज द पैराग्राफ लिखिए इसमें, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज L, इसे डिनोट करते हैं ना बेटा L से ही, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज L, तो L इक्वल टू आपने पढ़ा है mvr, बोलो पढ़ा है, क्योंकि यस 11th क्लास से पढ़ा है, रोटेशनल मोशन याद आ रहा है, mvr। तो ये L और ये M दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो अब इनमें क्या करेंगे, हम एक रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिलेशन। क्या करना चाहिए, आपस में डिवाइड कर दें, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4th बाई 5th, कैपिटल M अपॉन L इज इक्वल टू EVR बाई 2 बाई MVR। बोलो, VR से VR, M का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा,
और एल का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो m इक्वल टू कितना आएगा, E/2m इंटू एल। ठीक है, तो ये है रिलेशन। और इसका जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर m इक्वल टू यहाँ माइनस लगा देंगे 2m। माइनस क्यों लगा रहे शिशिर, क्या अपोजिट है, हाँ तो लिखना है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेक्टर m एंड वेक्टर l आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, वेरी सिंपल है ना, तो जल्दी नोट करिए इसको भी। तो यहाँ तक क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हेडिंग क्या रहेगा अब इसमें आपका, क्या हेडिंग है, रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेट क्या करेंगे, लटकाएंगे, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए सस्पेंड है, मान लेते हैं शुरुआत में वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल क्या कर रहा है, इसमें बना रहा है मैग्नेटिक डाइपोल। मान लो ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, इसका ये है साउथ पोल और ये क्या है आपका नॉर्थ पोल। ये आपका क्या है मैग्नेटिक एक्सिस, और साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है। क्लियर, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये थीटा एंगल बना रहा है, वेरी स्मॉल एंगल, और इसको यहाँ फ्रीली सस्पेंड किया गया है इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, ये 3D में बनना चाहिए लेकिन बन नहीं पाएगा यहाँ पे 3D में। ठीक है, ऐसे है एक्चुअल में, ऐसे है, ठीक है ना, इस तरह से, ऐसे मत समझिएगा, ऐसे नहीं है, ऐसे है। क्लियर, हाँ। तो जैसे ही थीटा एंगल हम रखेंगे, इसको रोटेट रखेंगे, तो ये फिर से रोटेट करके वापस आ जाएगा, है ना। तो इस पर टॉर्क अप्लाई होगा इस थीटा एंगल के लिए, बोलो। तो अप्लाइड टॉर्क कितना होता है, आपने पढ़ रखा है ना, नहीं पढ़ा है। अप्लाइड टॉर्क जो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे टॉर्क कितना होता है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो मैंने आपको पढ़ा है MB साइन थीटा, बोलो पढ़ाया है। करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क कितना होता है, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, बोलो होता है। तो यहाँ भी टाउ कितना होगा हमारा MB साइन थीटा। क्लियर है ना, हाँ। तो टॉर्क यहाँ पे क्या है, MB साइन थीटा। ये जो टॉर्क है, ये रोटेशन के अगेंस्ट इसको रोटेट कराया गया है। इससे तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल का इसी के अगेंस्ट इतना ही टॉर्क दिया गया है, इसको शिफ्ट रोटेट कराया गया है। क्या कराया गया है, रोटेट। तो इसके अगेंस्ट है उतना ही टॉर्क, तो इसे हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। क्लियर, और यहाँ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा स्मॉल है तो क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे हम, थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, माइनस MB थीटा। इक्वेशन नंबर बनाएंगे इसको फर्स्ट। क्लियर है। और अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, अल्फा हो, क्या हो, अल्फा, तो बिकॉज इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर I एंड अल्फा, देन टाउ इक्वल टू, ये भी पढ़ा है आपने, I इंटू अल्फा।
और अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी ओमेगा बाई डी टी। 11th क्लास महिमा समझ में आ रहा है। डी ओमेगा बाई डी टी क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं डी थीटा बाई, हाँ, आई डी टू थीटा बाई डी टी टू, ये हो जाएगा। मतलब ओमेगा के प्लेस पर डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे, ये बनता है डिफरेंशिएशन में, याद रखना डायरेक्टली। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों टॉर्क क्या है, वही है टॉर्क, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, आपस में इक्वल कर देंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आएगा, आई डी टू थीटा बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, क्लियर, एम बी थीटा। आई को डिवाइड कर देंगे तो माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, बोलो बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, नोट करिए। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को, ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया, ये इतना आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और एम बी आई अगर कांस्टेंट मान लें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है, बोलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू। और जहाँ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा कॉन्सेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर इससे बात अगर नहीं समझ में आ रही है, एक दूसरा तरीका है, इसको हम उस साइड भेज देते हैं, है ना। तो इसको हम भेज दें उस साइड, तो क्या होगा उस साइड, चलो देख लो। तो डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस एम बी अपॉन आई थीटा। थीटा क्या, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ऑल्सो बी रिटेन एज लिख देता हो, रिटेन एज, क्लियर। अब क्या ये इक्वेशन एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप लोग को याद है डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो। 11th में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है एसएचएम का? नहीं पढ़ा है, मैं याद दिलाता हूँ, याद रखना। d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है ना। इसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग कर देंगे। तो ये तो एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट, थीटा भी डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ ये हमारा ओमेगा स्क्वायर के लगभग बराबर है। एम बी अपॉन क्या होगा, आई, क्लियर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पे हम, क्या ले लें, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट एम बी अपॉन आई, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी एम बी बाई आई। रेसिप्रोकल ले लो तो टी अपॉन 2 पाई कितना आएगा, अंडर आई बाई एम बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2 पाई अंडर आई अपॉन एम बी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर आई बाई एम बी। ठीक है, यही है टाइम पीरियड इसके रोटेशन का। जब ये 1 रोटेशन अगर रोटेट करा दिया जाए इसे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क अप्लाई करती है तो इसको इक्विलिब्रियम में लाएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट हम ले जा रहे हैं और रोटेट करा कर दे, एक रोटेशन करा दें। कितना रोटेशन,
हाँ उस टॉर्क के अगेंस्ट एक रोटेशन करा दें तो कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं 2π/I/mv से। m मैग्नेटिक मोमेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा। क्लियर है? इससे टाइम पीरियड निकाल लेंगे, जल्दी से नोट करिए इसको। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका है बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक नोट लिखेंगे। नोट, इसे प्रूफ नहीं करना है आपको, है ना। नोट में क्या लिखेंगे, नोट फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना होगा और डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है ना। तो नोट लगाइए और नोट में लिखिए फर्स्ट नंबर, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ये है देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, और इसमें हमने क्या रखा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, ठीक है, जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल यहाँ पे है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m B से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। कितना एंगल, थीटा एंगल। मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, है ना। तो टॉर्क होगा, विल बी टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा। इस टॉर्क से क्या होगा, ये अब वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। मतलब ये टॉर्क इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करती है। क्या करती है, अलाइन। अलाइन का मतलब डाइपोल मोमेंट और B दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये है टॉर्क, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नोट क्या लिखेंगे आप लोग, वर्क डन। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल कितना होगा, mb cos θ1 माइनस cos θ2। इससे निकालते हैं हम लोग वर्क डन। और थर्ड नोट क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ना। इसका जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन U इक्वल टू माइनस mb cos थीटा। क्या होगा, हाँ इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें लगाएंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। वही कहानी जो आप लोग हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस में आपने पढ़ा था। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन U इक्वल टू माइनस mb। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, विल बी मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। और डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, 0 होगी।
क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी तो फिर कोई बात ही नहीं होगी, है ना। केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन यू इज इक्वल टू आएगा प्लस एम बी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, केस सेकंड में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ठीक है ना, मतलब इसमें रोटेशन करेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, किसमें, केस सेकंड वाले पर। तो ये नोट आपको याद रखना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। और हम कुछ डिफिनीशन पर बात करेंगे आज मैग्नेटिक मटेरियल के, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिज्म के बारे में, और इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम भी यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कभी हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर के जब फ्री रहेंगे रिवीजन के दौरान पे, तो क्या करेंगे, हम इसे पढ़ा देंगे, ठीक है ना, अर्थ के बारे में। अभी जो सिलेबस में है उसको हम लोग टारगेट कर चलेंगे, ठीक है ना। जो नीट के एग्ज़ाम में आता है वो आपका जो है एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अगर एनसीईआरटी से रिड्यूस कर दिया गया तो हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी उसमें क्वेश्चन पुटअप ना हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर का नाम ये है, पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अब हम मटेरियल के बारे में जानेंगे, जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, है ना, और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस बनती है वो क्या हो सकती हैं, वो सीखेंगे। एरेस कर दे बेटा यहाँ पे। तो ये मैग्नेटिज्म का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा दिया है आपका, वो छूटा नहीं है, ठीक है ना। आपके सिलेबस की सारी चीज़ें हमने थ्योरी पढ़ा दिया है, और ये भी बता रहा हूँ कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ उसे, ठीक है ना, नए एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो अब इरेज करेंगे और हम मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन सीखेंगे। तो हेडिंग क्या बनेगा, सम डिफिनीशंस रिलेटेड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल्स, ठीक है ना, सम डिफिनीशंस रिलेटेड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, सम डिफिनीशंस रिलेटेड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। हाँ, तो सम डिफिनीशंस रिलेटेड मैग्नेटिक मटेरियल्स आप में कुछ लोग पढ़े हैं इसके बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि डाईअमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डाईअमैग्नेटिक मटेरियल हमारे लगभग किसी काम का नहीं होता है ना, और हम बात जनरली करेंगे पैरामैग्नेटिक की और फेरोमैग्नेटिक की, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक की, है ना। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जैसे ही हम किसी मैग्नेट के पास रखेंगे, लाइक आयरन,
अगर कोई आयरन है, लोहा, उसे हम मैग्नेट के पास रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम का मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए, ये टाइम है, तो क्या होगा कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब वो भी छोटे छोटे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर ना? तो वो क्या बन गया? मैग्नेटिक मटेरियल बन गया है, तो है मटेरियल, लेकिन मैग्नेट बन गया, ये कह सकते हैं। मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गई, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेटिज्म आ गया, ये कह सकते हैं। बोलो, कह सकते हो? और जब मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेट बन गया, तो उसकी अपनी भी क्या होगी? एक फील्ड होगी, है ना? बोलो, होगी ना? और जो मैग्नेट इसको इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट किया है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहेंगे? और ये ऐसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी जो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट करती हो कहाँ पे? वैक्यूम में। और जिस मटेरियल को वो मैग्नेटाइज्ड कर सके, ऐसे फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसे B0 से डिनोट करेंगे। ठीक है? तो पहली हेडिंग बनेगी क्या? पहली हेडिंग क्या बनेगी? क्या बनेगी? हाँ, फर्स्ट हेडिंग बनेगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड पहली हेडिंग। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ फील्ड दैट एग्जिस्ट in vacuum and magnetized a material, है ना, that is called to be magnetizing field। ठीक है? it is डिनोटेड बाई B0। किससे डिनोट करेंगे बेटा? B0 से। सेकंड हेडिंग क्या रहेगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमने क्या किया? एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या हो जाए? ये मैग्नेटाइज्ड हो जाए। किस डायरेक्शन में? हाँ, इधर साउथ पोल बने, इधर नॉर्थ पोल बने, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? ऐसे निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, साउथ पोल पे आएंगी और वापस नॉर्थ पोल पे, ऐसे। ठीक है ना? ये तो जब किसी मैग्नेट को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये है आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड B0, और इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो है क्या? BM। इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन के कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसे BM कहते हैं। क्या कहते हैं? BM कहते हैं। ठीक है ना? तो BM किसके अंदर है? इस मटेरियल के अंदर है। ये क्या है आपका? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक फेनोमेना है, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो इसके अंदर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन के कारण जो फील्ड बन रहा है उसे हम BM से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। फिर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो पढ़ेंगे। डायग्राम बना लिए, बोले अब लिखिए। when a magnetic material is kept in a magnetizing field लिखा, then it become a magnet, ठीक है। and its magnetic field due to magnetization is denoted by BM, ठीक है, is denoted by BM, क्लियर है। Hence total magnetic field inside the magnetic material will be, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये जो थी वो तो थी ही, जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल विल बी, B इक्वल टू होगा B0 प्लस BM, कितना होगा B0 प्लस BM, क्लियर है। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अगर ये एक्सटर्नल हटा देंगे तो इसके जो इसका पर्सनल जो बना इंड्यूस्ड हुआ वो BM है, और वो भी और प्लस इसको मिलाकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में रखा गया है। जब बाहर इसको निकाल लेंगे तो सिर्फ BM बचेगा, क्लियर। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में रख करके बात कर रहे हैं ये कहानी, ठीक है ना। हाँ, अब हेडिंग क्या रहेगा इसमें, हेडिंग रहेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या इसी को मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, थर्ड नंबर डाल दिया हेडिंग। देखो एक्चुअल में इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन है ना, ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को कितना इंड्यूस्ड कर सकता है उसका स्ट्रेंथ है ना। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू इंड्यूस द मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड करने के लिए जो इसका स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ लिखना, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
टू मैग्नेटाइज्ड अ मटेरियल, ठीक है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, हाँ, और इट इज डिनोटेड बाई एच। एच इक्वल टू होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट। ठीक है, एच बाई बी नॉट। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी एच की, इसका होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बोलो होता है, और इसका न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ये इससे कट जाएगा, एम्पियर स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो एम्पियर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर पर मीटर आएगा इसकी यूनिट, किसकी, एच की। तो ये कैपेसिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, किसी भी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है ना, वही है वेक्टर एच। तो एच का फार्मूला क्या होता है, बी नॉट बाई म्यू नॉट, और एच की एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। अब फोर्थ हेडिंग रहेगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये होता है कि जो मटेरियल हमारा है वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर आपको ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम आपको कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो वो है एच हमारी, वो क्या है एच। आप कितना मैग्नेटाइज हो सकते हो, क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसे हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, किससे, कैपिटल एम से। क्लियर है, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, किसे नोट करते हैं, कैपिटल एम, और डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। जो हमारा मटेरियल है उसका अपना वॉल्यूम होगा, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसी से मेजर करते हैं इंटेंसिटी इसकी, है ना। तो इसमें लिखना क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम is denoted by, sorry, not denoted by, per unit volume of material is called intensity of magnetization, और ये होता है m इक्वल टू स्मॉल m बाई v, ये होता है फार्मूला, ठीक है, ये होता है। और यहाँ से इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे m की, इट इज डिनोटेड बाई m लिखा है आपने ना, हाँ, तो m इक्वल टू m बाई v, और ये होता है इसका क्या होगा, एम्पियर मीटर, है ना, इसका क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है ना, और ये होता है क्या, मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर। देखो इसकी भी एसआई यूनिट क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर आएगी, और Bm इज इक्वल टू, ये होता है म्यू नॉट m, ये भी याद रखना, Bm इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट m होता है, ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। तो Bm इक्वल टू क्या है आपका, म्यू नॉट m। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, तो कितने डिफिनीशन हो गए, 4 डिफिनीशन। इसमें 1-2 डिफिनीशन और बचा हुआ है, जैसे कि 3 डिफिनीशन बचा हुआ है, 3 डिफिनीशन।
जैसे परमिबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, और मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या होती है। ये 3 है और इस पर रिलेशन क्या होगा वो प्रूफ करके हमें हाई स्ट्रेसेस पढ़ना है। क्या सीखना है? हाई स्ट्रेसेस। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसे समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतना थ्योरी पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।